हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। हमारा आज का टॉपिक है दो चरवांगे रैखिक समीकरण युग्म। हमने इससे पहले पढ़ा था एक चरवांगे रैखिक समीकरण जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? दो चरवांगे रैखिक समीकरण। इस चीज को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो चर का मतलब क्या हुआ कि हम ये दो चर जो हमारा न्यूमरिक टर्म्स होता है, सॉरी अलजेब्रिक टर्म्स होता है, उसमें से ज्यादातर जो फेमस होते हैं वो एक्स वाई जेड। लेकिन तो हम लोग इसमें एबीसीडी से लेकर जेड तक में हम लोग एक्स वाई को ज्यादा टर्म में यूज करते हैं। ऐसा एक्स वाई जेड की जगह पे पी क्यू आर एस कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन यूज हम किसका ज्यादा मोस्टली करते हैं? एक्स वाई का। तो ये कितने हो गए? चर हो गए, एक्स और वाई। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दिया हुआ है कि दो चर, तो दो चर हम ले लिए। रैखिक क्या हुआ? तो रैखिक का मतलब ये हुआ कि जिस बहुपद का घात एक होगा, जब चर का घात क्या होना चाहिए कि जब चर का घात एक हो। जब चर का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, तब वो समीकरण क्या होगा? रैखिक होगा। अब क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, पेयर में। तो जैसे अगर हम मान ले कि 3x प्लस 4y+7, क्या ये समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं समीकरण है? क्योंकि ये अभी बहुपद है। ये अभी क्या है? बहुपद। कौन सा बहुपद? दो चर वाले रैखिक बहुपद है। हम अभी जस्ट बताए हैं कि चर का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। और जब चर का घात एक होगा तो ही ये रैखिक बहुपद होगा। तो ये रैखिक बहुपद है अभी। और जब ये रैखिक है और इसके बराबर अगर हम शून्य कर दे तो अब ये बहुपद नहीं रहा, अब ये समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण हो गया। आया बात समझ में? अब लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? युग्म। युग्म का मतलब पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। तो एक समीकरण 6x प्लस 8y माइनस 12 कम टू 0। अब ये युग्म हो गया। अब ये क्या हुआ? युग्म। ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं यहाँ पे कि युग्म मतलब जोड़ा। तो रैखिक दो चर वाले, तो दो चर आ गया। रैखिक का मतलब जिसका घात एक हो, और ये हमारा दो समीकरण हो गया। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठेगा कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसका मानक रूप क्या होगा, उसका व्यापक रूप क्या होगा? ये हमारे मन में सवाल उठेगा। तो इसका मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। मान लेते हैं कि ए बी हमारा क्या है? चर टर्म है। ए बी क्या है? चर टर्म। तो ए बी जब चर टर्म है तो हम एक समीकरण लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या हुआ? ये तो हमारा एक समीकरण हुआ। लेकिन हम युग्म की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये चीज क्या हो गया? तो ये चीज अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों ही सेम है। जब दोनों ही यहाँ पे सेम है तो ये अलग अलग समीकरण तो नहीं हुआ। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे दो समीकरण लिखा, तो दो समीकरण लिखा, तो दोनों को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि दो समीकरण है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो A1 हो गया यहाँ पे और A2, ये हो जाएगा B1 B
टू हो गया। तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे C1 C2। अब ये हमारा हो गया, ये रैखिक समीकरण युग हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण युग। दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म का ये मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप। अब मन में सवाल आएगा कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो हमारा दो समीकरण है, इस दोनों समीकरण को हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, किस कहां पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे इस समीकरण को हम कैसे दर्शाएंगे, तो वो देखो। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए जब पहला हमारा समीकरण है क्या, ये समीकरण को दर्शाने के लिए जब कितने लाइनें हैं, दो लाइनें, तो एक लाइने का रेखा मान लो कि ऐसा होता है, दूसरा लाइन कैसा हो गया, ऐसा। अब ये लाइन क्या हो गया, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ये हमारा रेखा ए बी और सी डी एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन ये प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा, अब हमारे मन में सवाल ये भी उठेगा कि आखिर ये दोनों लाइन इंटरसेप्ट कब करेंगे। तो इस सेंस में क्या होगा, कब करेंगे, जब हमारा कंडीशन क्या होगा, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 जब होगा, तब ये रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु पे कट करते हैं, तो एक और केवल एक बिंदु पे कट करते हैं। आ गया समझ में। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसके हल कैसे होंगे, कितने होंगे। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि इसके हम कितने होंगे, तो इसके हम कितने होंगे, अद्वितीय हम होंगे। अद्वितीय हम, अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हम का मतलब हो गया कि एक और केवल एक हम, एक और केवल एक हम, अद्वितीय हम या एक और केवल एक हम। किस सेंस में, जब ये दोनों समीकरण का रेखा जो है ग्राफ पे क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तब कंडीशन क्या होगा, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इस सेंस में हमारा कितने हम होंगे, तो एक और केवल एक हम। यहां से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, प्रत्येक साल यहां से एक क्वेश्चन उठता ही उठता है। अब दूसरा कैसा रेखा होगा, तो दूसरा होगा संपाती रेखा। संपाती का मतलब क्या हुआ, संपाती नाम ही है संपाती, एक के ऊपर एक। कैसे, एक के ऊपर एक जब रेखा होगा तो वो रेखा कैसा होगा, दिखाइए यहां पर। अब हमारा दूसरा रेखा कैसा होगा, तो जब हमारा कंडीशन अब कैसा होगा, तो कंडीशन यहाँ पे संपाती, दूसरा रेखा कैसा होता है, संपाती रेखा। संपाती का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरी जो रेखा होगी एक दूसरे बिंदु पे ही क्या करेगी, लाई करेगी, एक दूसरे के ऊपर ही दौड़ेगी, यानी कि हर बिंदु पे टच करेगा। तो ये कैसी रेखा हो गई, संपाती। संपाती कब होगा, संपाती कब होगा, जब ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 जब होगा, तब जाकर के इसका ग्राफ ये
कैसा बनेगा? संपाती, एक दूसरे के ऊपर। जब ये रेखा संपाती होगा तब इसके अंग कितने होंगे? तब इसके अंग होंगे अपरिमित रूप से अनेक अंग, अपरिमित रूप से अनेक अंग। जैसे यहाँ पे क्या था कि जब एक रेखा पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो इसके एक और केवल एक अंग हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बिंदु पे टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेखा किससे बनती है? तो बिंदु से बनती है। तो हर एक बिंदु पे ये टच हो रहा है। तो एक रेखा में कितनी रेखाएं होती है? तो अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा में अनंत बिंदु होती है, इसीलिए इसका अंग कितने होंगे? अनेक होंगे, अनंत होंगे। ठीक है। तीसरा, तीसरा कैसा होता है? समानांतर रेखा। ये पहला कंडीशन हो गया, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब आ जाओ तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा? तो तीसरा कंडीशन में जब दोनों रेखाएं समांतर हो। जब दोनों रेखाएं समानांतर हो तो समानांतर किस कंडीशन में होगी? तो समानांतर होगी जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। मतलब दो मान बराबर होगा और तीसरा मान क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तब ये क्या होगी? समांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर रेखा। लेकिन समांतर रेखा होगी तो समांतर रेखा जो होती है कहीं पे इंटरसेप्ट करती है? नहीं करती है। कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटती है। जब कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटती है इसका मतलब कोई अंग नहीं होगा। यहाँ एक काटा इसीलिए एक अंग हुआ, यहाँ पे अनेक बार काटा इसीलिए अनेक अंग हुआ, यहाँ पे एक बार भी नहीं काटा इसीलिए इसका कोई अंग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोई अंग नहीं। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं ग्राफीय विधि पे, यानी कि ग्राफ पे हम करेंगे तो किस, जब हम हंग करने जाएंगे इस समीकरण को तो कैसी रेखाएं बनेगी? एक तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, दूसरा संपाती रेखा बनेगी, तीसरा समानांतर रेखाएं बनेगी। तो समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं, ये तीनों रेखाओं का ये कंडीशन दिया गया है और इस कंडीशन में कितने हंग होंगे कितने हंग नहीं होंगे ये सारा दे दिया गया है। अब इस यहां से हमें कम से कम एक या दो नंबर का ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद करने में सहायता मिल सके। ठीक है। अब यहीं पे एक पॉइंट और बनता है। वो क्या बनता है कि कभी कभी पूछ देता है कि किस कंडीशन में संगत होगा और किस कंडीशन में असंगत अंग होगा। तो वो कंडीशन क्या है? संगत अंग, संगत अंग और असंगत अंग। संगत अंग कब होगा? तो संगत अंग दो कंडीशन में होगा। कौन से कंडीशन में? तो एक कंडीशन जब हमारे यहाँ दोनों समीकरण की रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करें। क्या करें? प्रतिच्छेदी होगा। तब जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तब उसका अंग क्या होगा? संगत होगा। जब रेखा संपाती होगा क्या हो जाएगा? जब संपाती होगा तो क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हमारा जो है संगत अंग हो जाएगा। जब रेखा प्रतिच्छेदी हो या रेखा संपाती हो उस कंडीशन में क्या होगा? हम
संगत अंग होगा। और जब रेखा समानांतर हो तब क्या होगी? तब हो जाएगा असंगत अंग। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? असंगत अंग। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? संगत अंग। अब हमें याद करने के लिए क्या करेंगे कि जब प्रतिच्छेदी हो तो कितने होंगे अंग? अपरिमित रूप से, सॉरी, प्रतिच्छेदी हो तो एक और केवल एक अंग, तो इसका अंग एक और एक कैसा अंग होगा? तो संगत अंग होगा। जब संपाती हो तो कितने अंग होंगे? अनेक अंग होंगे। और अंग और दूसरा अंग कैसा होगा? तो संगत होगा। और जब समानांतर होंगे तो कोई अंग नहीं होगा और असंगत अंग होगा। आ गया समझ में? जब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसके आगे का पार्ट जो है आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड हो आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।